अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूह यारम। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। फिर भी को यारम, आपके फोन का पासवर्ड क्या है? उसके सीने पर सर रखे इसके फोन को हाथों में लिए पूछ रही थी। यारम आंखें मूंदे इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। गैस करो। यारम ने आंखें मूंदे हुए कहा। डेवल होगा, रोने से देखते हुए बोली और लिखने लगी। ये तो गलत है, रूह ने मुंह बनाकर कहा। उस इंसान का नाम है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यारम ने उसकी मदद करनी चाही। रूह ने पहले सोचा, फिर शर्माते हुए अपना नाम लिखने लगी। अरे, इसका पासवर्ड तो मेरा नाम है, रूह ने शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं था। यारम ने हैरान होते हुए कहा। तो रूह हंसने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, वो खुशी से चहकते हुए बोली। वो इससे इतना प्यार करता था कि अपना पासवर्ड भी इसके नाम पर ही रखा था। ऐसे मत कहो, अब तुम फिर से शर्माओगी। मुझे तुम पर फिर से प्यार आएगा और फिर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगूंगा मैं। यार, हम शरारत से कहता हुआ इस पर झुका। इससे पहले कि वो इसकी बात का मतलब समझकर वो भागती पकड़ी गई। वो सुबह उठा तो रूह इसके करीब ही सो रही थी। जब से इसने रूह को अपनी जिंदगी में शामिल किया था, वो काम पर भी देर से जाता था। यही वजह थी कि सुबह नमाज पढ़कर रूह दोबारा सो जाती। वो ऐसे ऐसे ही सोता छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया। मिसेज यारम काजमी, आप रोज मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं। आज आपका शोहर आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाएगा। वो कुछ सोचते हुए इसके लिए नाश्ता बनाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ही खजर खड़ा था। मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा साथ चलते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। यार, हमने दरवाजा खोलकर इसे अंदर आने का इशारा किया। रात को एक अजीब वाकया हुआ डेवल। हम सब लड़कों ने के कंबल चोरी हो गए। मतलब हद है, अब डॉन के गैंग में चोरियां होने लगी हैं। मुझे तो लगता है अपने ही किसी लड़के की शरारत है, खिजर ने कहा। तो यारम के गाल पर जरा सा डिंपल नुमाया हुआ। तुम क्या कर रहे हो? वो इसे किचन में कुछ करता देखकर पूछने लगा। तुम्हारी भाभी के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, यारम ने कहा। मतलब जोरू का गुलाम? खिजर हैरान और परेशान होकर इसकी तरफ देख रहा था। फरोज मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरा घर संभालती है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है। और अगर एक दिन मैंने उसके लिए नाश्ता बनाऊंगा तो क्या मैं जोरू का गुलाम हो जाऊंगा? यारम ने इसकी तरफ देखकर कहा। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि खिजर कुछ कहता है, रूह कमरे से बाहर निकल कर नजर आई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। यहाँ आए भाभी, आज आपके खामद मोहतरम ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है, खिजर ने मुस्कुराते हुए बोला। आपने क्यों बनाया? मैं बना देती ना, रूह को शर्मिंदगी हुई। तुम रोज बनाती हो, सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों का जायका चखाऊं। यार, हमने इसके लिए कुर्सी घसीटी। खिजर भाई, आपके घर में कौन कौन है? ना जाने रूह के दिल में क्या समाई के पूछने लगी। कोई नहीं, खिजर की जगह जवाब यारम ने दिया था। आप मुझे छोड़े, आप बताएं, आपके घर में कौन कौन है? खिजर ने मुस्कुराकर पूछा। शायद वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था। मेरे घर में अम्मी और 3 बहनें और पड़ोस में फातिमा बीबी। वो भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी सगी अम्मी और अब्बू फोत हो गए थे। मुझे मेरी दूसरी अम्मी ने पाला है। दूसरी अम्मी मतलब सौतेली माँ? खिजर ने पूछा। जी, रू बस यही बोली। यारम प्लीज, मुझे आज घर फोन करने दें। वो इतनी मोहब्बत और मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी कि यारम इसे देख कर रह गया। अगर वो इसके मुंह पर इनकार करता तो आज वो बहुत हर्ट होती, इसीलिए बहाना बनाने लगा। वो दरअसल मेरे पास अब नंबर नहीं है रू, वरना मैं तुम्हारी बात करवा देता तुम्हारे घर वालों से। यार, हमने बात बनाने की कोशिश की। हाँ भाभी, वो डबल का फोन खराब हो गया था ना, और नंबर सारे डिलीट हो गए थे। किजर ने भी साथ देने की कोशिश की। मेरे पास फातिमा बीबी का नंबर है, मेरी शादी वाले दिन उन्होंने मुझे दिया, और मैं भी लाती हूँ। रू ने जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। डबल, अब क्या होगा? किजर ने परेशानी से पूछा। मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर आज सच पता चल भी गया तो भी मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो मेरी है और मैं जानता हूँ मेरा खुदा इसे मुझसे नहीं छीनेगा। यार, हमने कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जहां अभी रूह गई थी। वो हाथ में कागज का एक टुकड़ा लिए इनकी तरफ आई। ये नंबर है। और यारम के आगे से फोन उठाकर नंबर मिलाने लगी। बेल जा रही है, वो एक्साइटेड होते हुए बोली, जबकि खिजर यारम को देख रहा था, जो टेबल पर हाथ की उंगली से लाइनें बनाने में मसरूफ था। यारम जब भी टेंशन में होता तो ऐसे ही करता था, और फिर ऐसे इसकी टेंशन की वजह को जड़ से उखाड़ देता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फातिमा बीबी, वो चहकती हुई बोली। और यारम को लगा कोई इसकी सांसों की डोरी को आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। खिजर को अंदाजा था
आज नहीं तो कल तो रूह को सब पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना जल्दी? इसे तो यही लग रहा था कि रूह के पाकिस्तान में कोई राब्ता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। वो भी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ। रूह की बातों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी जो औरत है, इसे यारम के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि ये बात यारम पहले ही क्लियर कर चुका था कि शम्स और रूह के झूठे निकाह के बारे में कौन-कौन जानता है, कौन-कौन नहीं। शम्स का पाकिस्तान में रूह के घर में किसी से भी कोई राब्ता ना था और वो तो सिर्फ एक औरत के थ्रू ये सब कुछ करवा रहा था। यारम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था, इसे यकीन था अगर रूह अपने घर फोन करेगी तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन फिर भी वो रूह पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पाकिस्तान में मौजूद लोग यही समझते थे कि शम्स जिंदा है और वो इसके पास है। शम्स की मौत की खबर इसने बिल्कुल भी फैलने ना दी थी। वो इसे खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर वो सब कुछ पहले ही प्लान ना कर चुका होता तो रूह को इतनी आसानी से पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करने देता। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक डर था, कहीं रूह से दूर ना हो जाए, कहीं इसे सब कुछ पता ना चल जाए। वो कितनी ही देर इसके फोन पर फातिमा बीबी से बातें करती रही, जबकि यारम भी अब बेफिक्री से नाश्ता कर रहा था। मैंने तुम्हें रूह के पासपोर्ट और कार्ड का कहा था। हाँ, मैं 2 दिनों में इंतजाम कर देता हूँ। मैं सब कुछ करवा चुका हूँ। फिजर भी पुरसुकून हो गया। यारम, ये मेरा आईडी कार्ड है। वो तो आई कार्ड, पासपोर्ट और हनीमून की टिकट हाथों में लिए बेयकीनी से पूछ रही थी। हाँ मेरी जान, ये तुम्हारा है। तुम्हें याद नहीं तुमने फोटो बनवाया था और इन पेपर्स पर अपने साइन भी किए थे? मैं कितनी अच्छी लगी हूँ ना इसमें, वो कार्ड पर अपना फोटो देखती हुई बोली। यारम बेख्तियार मुस्कुराया। मेरी जान है ही बहुत खूबसूरत। वो इसका माथा चूमते हुए प्यार से इसके हाथ से पेपर्स लेकर ये, क्योंकि इसे हनीमून और पासपोर्ट से ज्यादा अपने कार्ड बनने की खुशी हो रही थी। 2 दिन के बाद यहाँ से अपने हनीमून टूर के लिए निकल रहे थे, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर तुम्हारी सारी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तुम्हें फेक पासपोर्ट से दुबई बुलाया गया था, वो सब कुछ भी ठीक करवाना होगा। यारम ने कुछ सोचते हुए कहा। उफ यारम, अगर आप मुझे ठीक तरीके से यहाँ बुलाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एक और मुसीबत, पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों थी। रो टेढ़े मुड़े मुंह बनाती हुई लेट गई। हाँ तो तुम्हारे बगैर नहीं रहा जा रहा था। वो इस पर झुकता जोर से इसके गाल चूमते हुए बोला। यारम, हम कहाँ जाएंगे? वो एक्साइटेड होकर इसकी तरफ करवट लेकर पूछने लगी। आइसलैंड, इसने अपने बाजू हाइल करते हुए कहा। यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, फ्लाइट में 11 साढ़े 11 घंटे लग जाते हैं। 11 साढ़े 11 घंटे? इतनी देर हम कैसे बैठेंगे जहाज में? वो इसके मजीद करीब होकर पूछने लगी। ऐसे जैसे तुम पाकिस्तान से दुबई तक बैठी थी। पाकिस्तान से दुबई बहुत दूर है ना? आइसलैंड भी दुबई से बहुत दूर है। वहां पर पहाड़ है? यारम ने इसकी बातें सुनते हुए सोने के लिए आंखें बंद की तो इसके मुंह पर हाथ रखे पूछने लगी। वो अक्सर ऐसे ही बातें करते हुए सोते थे, लेकिन आज शायद रुके सोने का कोई इरादा ना था। हाँ, वहां पहाड़ है, बर्फ है, समंदर है और बहुत सर्दी है। अक्टूबर के एंड में दुबई में खासी गर्मी थी। सिर्फ रात के वक्त थोड़ी बहुत सर्दी लगती थी, लेकिन यहाँ के लोग तो इतने नाजुक थे कि अभी से कंबल लेने लगे, जबकि रूह को तो अपने पर कंबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर रात में यारम का गलती से इस पर कंबल डाल लेता तो वह जल्दी से हटा देती और कहती, इतनी गर्मी में आप कैसे कंबल लेकर सोते हैं? जबकि इस इलाके में समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ काफी ठंड पड़ती रही थी। रात ऐसे ही गुजरी। सारी रात यारम इसकी बातें सुनता रहा। मुझे ऐसे आइसलैंड में घूमने फिरने की बातें कर रही थी। यारम सुनकर हंसने लगा। हाँ, बहुत सर्दी है मिर्जान। हाँ, जैसे यहाँ पर आपको बहुत सर्दी लगती है, बिल्कुल वैसे ही ना। मैं पहले बता देती हूँ, हम सारी जगह पर घूमने जाएंगे। खबरदार जो आप वहां बिस्तर में घुसे तो। वो अभी से इसे धमकियां दे रही थी। जब भी सोने लगता फिर इसे कोई ना कोई बात याद आ जाती। सारी रात सोते जागती कैफियत में ही गुजर गई, जबकि रूह तो एक सेकंड भी ना सोई थी। सुबह उठते ही नाश्ता करके यारम अपने काम पर जाने लगा। वो हनीमून पर जाने से पहले सारा काम निपटा देना चाहता था। वो दरवाजे पर रुककर रूह का इंतजार करने लगा, जो कि किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। रूह यार, जल्दी आओ, मुझे काम पे जाना है, इसने पुकारा तो जल्दी जल्दी हाथ साफ करती हुई किचन से बाहर निकली। रूह यारम से हाइट में काफी कम थी। यारम को इसके सामने मुकम्मल झुकना पड़ता। यारम इसके सामने झुका और हमेशा की तरह से शर्माते हुए इसके सर पर बोसा दिया। ये आदत इनके निकाह के बाद से बरकरार थी, जबकि यारम को इसकी आदत सबसे प्यारी लगी थी। इसके सर पर प्यार करके वो हमेशा शर्माती और इस प्यारी सी अदा पे यारम के डिंपल माया होते। फिर यारम ने दरवाजा बंद करने का ऑर्डर दिया, जिसकी रूह ने मुकम्मल तकमील करते हुए फौरन दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक बार आइसलैंड के बारे में सोचने लगी। कल तकरीबन 1 घंटा फातिमा बीबी से बातें करती रही। इसके
इनसे घर का नंबर भी मांगा था, लेकिन फातिमा बीवी ने कहा कि इन्हें तो कभी नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कल या परसों वो इसके घर जाकर इसकी अम्मी से नंबर ले लेगी। वो चाहती थी कि वो आज ही अम्मी से बात कर ले, क्योंकि यारम ने कहा था कि हनीमून पर कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शार्फ ऑफिस पहुंचा, सबसे पहले टकराव इसका लैला से हुआ। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे देखते तक नहीं। क्या मसला है तुम्हें? मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया है वही बहुत है। तुमने डेविल की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश की। लैला, मुझे लगा था तुम चाहे कितनी भी मतलबी क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करोगी। बहुत गलत सोच थी मेरी। मैं ये सोचता था कि तुम डेविल को समझती हो, तुम उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम इसके काबिल ही नहीं हो। शार्फ एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए जुबान संभाल कर बात करो लैला। तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो। अगर एक भी लफ्ज और कहा तो जुबान काट दूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से धाड़ा था, जबकि लैला तो इसके अंदाज पर वहीं देख कर रह गई। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं लैला, अगर तुमने मेरी बहन की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। इसने धी पर जोर दिया और वो लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से निकल गया, जबकि लैला सुर्ख चेहरा लिए इसे जाते हुए देख रही थी। फुनकान भाई, मेरी मदद करें, डेविल ने मेरे भाई को मार दिया मेरी आंखों के सामने। आप यकीन नहीं करेंगे इसने मेरे भाई को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा। इसने मेरे सामने इसके मुंह में तेजाब से भरी हुई बोतल डाल दी। इसकी सांसें नसें खुल चुकी थी। भाई वो मेरे सामने मर गया। मैं कुछ नहीं कर सका, यहाँ तक कि वो मेरे पास मौजूद सारी वीडियोस भी डिलीट करवा चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। फुरकान भाई, आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। विक्रम दादा भी हमारे खिलाफ है, इन्हें भी ये काम पसंद नहीं था, वरना वो इस मामले में मेरी मदद जरूर करते, लेकिन उसे डेविल के काम करने का अंदाज पसंद है। फुरकान भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों के सामने वो डेविल की लाश देखना चाहता हूँ। राशिद इस वक्त अपने सामने सोफे पर बैठे फुरकान की मिन्नतें कर रहा था। फुरकान का बहुत बड़ा गैंग था, वो अपने आप में एक बहुत पावर रखता था। वो इस इलाके पे हुकूमत करता था, पर डेविल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तुम फिक्र मत करो राशिद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तक बात विक्रम दादा की है तो हम इन लोगों को सिर्फ यही बताएंगे कि डेविल के हाथ तुम्हारा भाई मारा गया, ये नहीं कि वो क्यों मारा गया। विक्रम दादा हमारा साथ जरूर देंगे, और फिर लगे हाथ मैं भी डेविल से अपना पुराना हिसाब झुका लूंगा। लेकिन डेविल को खत्म करना इतना भी आसान नहीं। वो बाज की नजर रखता है और शेर की तरह दौड़ना जानता है, वो तो चीते की तरह चीरना जानता है। वो इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। ऊपर से इसकी कमजोरी भी कोई नहीं है, ना दोस्त, ना साथी, ना औरत, ना दौलत। आखिर किस तरह से हम इसको मात दें? डेविल को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम विक्रम और हम एक साथ हो जाएं तो ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगा। तुम सब कुछ संभालोगे ना खिजर? मुझे शिकायत का मौका ना मिले। वो शॉप की तरफ देख से तो हरगिज नहीं। वो इस वक्त खिजर को सारा काम समझा रहा था और अपने पीछे खिजर को छोड़कर जा रहा था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम ठीक से अपना हनीमून एंजॉय करना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और शॉप की तरफ से भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं लैला की कोई गारंटी नहीं दे रहा। वो सरफिरी लड़की 3 दिन से यहाँ तक आ ही नहीं रही, और आज आई है तो बाहर बैठी अपने फैशन की दुकान खोल रखी है। मैंने इसे कहा थोड़ा काम पर ध्यान दो तो कहती है जिस पर ध्यान देती थी, इसे तो मेरा ध्यान ही नहीं। मुझे तो लगता है इसका सर घूम गया है। खिजर लैला से काफी उकताया हुआ था, जो किसी को खाते में नहीं ला रही थी, जबकि हैकिंग का सारा काम सिर्फ लैला ही करती थी, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। बुलाओ से मैं खुद बात करता हूँ। यारम के ऑर्डर पर खिजर ने फौरन इसे बुलाया और अगले 5 मिनट में वो इसके कैबिन में थी। देखो लैला, अगर तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हो। मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर्स नहीं चाहिए। डेविल ने 2 टोक लहजे में बात की। मैंने कब कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है? मैं आज ही अपना सारा काम निपटा दूंगी। लेकिन लैला जानती थी कि डेविल इसे वापस वहीं पर भेज देगा जहां से वो इसे लाया था, और वहां वापस तो मरते दम तक नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि शिकायत इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी। तुम जा सकती हो, जाओ अपना काम करो। अगले ऑर्डर पर लैला फौरन कमरे से बाहर निकल गई। और दूसरी लड़की कहाँ है? डेविल ने मासूमा का पूछा। वो शॉप के साथ साइट पर काम देखने गई है। शॉप ने कहा था कि दोनों साइट पर काम करेंगे और वो शॉप की मदद करेगी। शॉप को साइट पर काम करने के लिए कब से मदद की जरूरत पड़ने लगी? डेविल ने पूछा। जब से मासूमा मोहतरमा आई हैं, खिजर ने जलकर जवाब दिया। वो बैठी सोच रही थी कि आइसलैंड में जाने के लिए वो कौन सी किस्म के कपड़े पैक करे कि दरवाजे की घंटी बजी। अरे ये कौन आ गया? याराम का तो अभी वापसी का टाइम नहीं हुआ।
जो शौफ भाई आए होंगे। वो सोचते हुए दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा खुला तो सामने वो इंसान खड़ा था। इसे पहचानने इसके लिए मुश्किल ना था। ये तो वही इंस्पेक्टर था जो इसे इस दिन यारम के ऑफिस में छोड़कर आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे मुस्कुराकर पूछा। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मेरे शौहर घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। रुको, यारम की बातें याद आई। यारम ने इसे बताया था ये आदमी इसे फंसाना चाहता है। इट्स ओके, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो ढिठो की तरह मुस्कुराया था। मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा था कि आप जानती हैं कि आपका शौहर क्या काम करते हैं? सारिम फौरन अपने मतलब की बात पे आया था। जी हाँ, वो एक कंपनी चलाते हैं। उन्हें फौरन जवाब दिया। किस किस्म की कंपनी? सारिम ने फिर से पूछा। वो कोई दवाइयों की कंपनी चलाते हैं। किस किस्म की दवाइयाँ? जान बचाने वाली दवाइयाँ, रूह ने जवाब दिया। बहुत गलत मालूमात दी गई हैं आपको। आपके शौहर जान बचाने वाली दवाइयाँ नहीं बल्कि जान लेने वाले असले की खरीदो फरोख्त करते हैं, जहां तक कि कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा शौहर एक कातिल है। दुबई का एक बहुत बड़ा डॉन है। डॉन का मतलब समझती हो तुम? गुनाहों की दुनिया का बादशाह, एक कातिल जिसकी नजरों में किसी की जान की कोई अहमियत नहीं है। झूठा। खबरदार, जो आपने मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, मेहरबानी फरमाकर यहाँ से चले जाइए, या फिर मैं कर्स को बुलाऊं, आपको धक्के मरवा कर यहाँ से निकलवाऊं। और वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। रू, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारा शौहर इतना अच्छा नहीं है जितना वो बन रहा है। वो तुम्हें धोखे में रख रहा है। बहुत पछताओ की। रू, मेरी मदद करो। ऐसे इंसान की आम दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसकी जगह जेल के अंदर है। वो इंसान ही दरिंदा है। डेविल का मतलब समझती हो तुम? शैतान। वो एक शैतान है रू। वो इंसानों की दुनिया में शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है। बस करें, खुदा के लिए चले जाए यहाँ से, रू तकरीबन चिल्लाते हुए बोली और इसके मुंह पर से दरवाजा बंद कर दिया। सारिम काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन रूह ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद वो चला गया तो रूह ने यारम को फोन करके सब कुछ बताया। वो फोन पर मुसलसल रो रही थी। वो तो शुक्र है यारम, आपने ये सारी बातें मुझे पहले ही बता दी, वरना न जाने ये क्या गिरा हुआ आदमी मुझे आपके खिलाफ क्या क्या बताता। आपको पता है वो क्या कह रहा था? वो कहता है कि आप कातिल हैं, आपने खून किए हैं लोगों के। लेकिन मैंने इसे बता दिया है आप ऐसे नहीं हैं, और ना ही आप ऐसा कभी कर सकते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी और इसका हर आंसू यारम के दिल पर गिर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था, सारी मेरे काम में दखल अंदाजी कर सकते हो लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं। तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रूह का फोन बंद करते इसने सारिम का फोन किया था। इसका नंबर देखते ही सारिम ने फोन उठा लिया। भाभी के हाथ का थप्पड़ कैसा लगा? पहला सवाल ही बेढंगा सा था। यारम तो बहुत गलत कर रहा है इस लड़की को धोखा देकर। आज नहीं तो कल इसे सब कुछ पता चल ही जाएगा, फिर क्या करेगा तू? आज सबूत नहीं था मेरे पास, कल जरूर होगा। और तुझे लगता है कि तेरे सबूतों पर यकीन करेगी? यारम जरा सा मुस्कुराया था। सोचना भी मत सारिम, वो कभी तुझ पर यकीन करेगी। लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है तूने। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वरना तू जानता है मेरे साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। यकीन कर, मैं अभी तक तेरी इस दोस्ती की खातिर तुझे छोड़ रहा हूं जो कभी हमारे दरमियान थी। आज के बाद रूह से दूर रहना, इतना दूर कि ढूंढने पे भी नजर ना आओ, वरना अपनी बीवी और बच्ची को देखने के लिए तरस जाएगा। यार मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। ओह, तो तुम अब अपने मेयार से गिरकर मुझे मेरी बीवी और बच्ची की धमकी दे रहे हो? सारम गुस्से से चिल्लाया। अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना सारे। जिस तरह से तुझे भाभी और मायरा अजीज है, इसी तरह मुझे रूह अजीज है। दूर रहना इससे। यार ने फोन काट कर शौफ को फोन किया। हाँ डेविल बोलो। नजर रखो इस इंस्पेक्टर पर, आज मेरे घर पर पहुंच गया था वो। डोंट वरी, मैं नजर रखता हूँ इस पर। शाफ का जवाब सुनकर इसने फोन काटकर टेबल पर रखा और कुर्सी की पुर से टेक लगाकर बैठ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सारी, अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद किए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज यारम और रूह की आइसलैंड की फ्लाइट थी। रूह तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाज में बैठने से इसे डर भी लग रहा था। पहले पाकिस्तान से दुबई आते हुए वो कितना डर रही थी, लेकिन तब वो अकेली थी, अब यारम इसके साथ था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठे अपने फ्लाइट के अनाउंसमेंट के इंतजार कर रहे थे। रूह तो ये सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि वो पहाड़ों और समंदरों और बर्फ के बीच जा रही है। वो तो अपने घर से भी कभी बाहर ना निकली थी और अभी इतनी दूर दूसरे मुल्क में वो हमेशा से बर्फ गिरते देखना चाहती थी। लेकिन मुल्तान जैसे शहर में बर्फ गिरना एक ख्वाब जैसा था। यारम का सारा ध्यान इसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर था, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक जन जा रहा था।
वो अपने चेहरे से अपने दिल का हाल छुपा नहीं सकती थी। सारिम के बारे में इसने रूह को दोबारा भी यही बताया था कि वो इसे फंसाना चाहता है। वो इसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। रूह का इसकी एक-एक बात पर ईमान लाना यारम को गिल्ट में मुब्तला कर गया था। लेकिन फिर भी वो इसे कुछ नहीं बता पाया और ना ही इसे कुछ बताने का इरादा रखता था। थोड़ी देर की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। यारम, मेरा हाथ पकड़ रखिएगा। मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर मत जाइएगा। सारा वक्त मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं सो भी गई तो मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मुझे बहुत डर लगेगा। रूह इसके साथ तकरीबन चिपकी हुई तेज-तेज बोल रही थी। जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो इसे अपने साथ लिए अपनी सीट पे आ बैठा था। थोड़ी देर के बाद जहाज ने उड़ान भरी थी, जबकि रूह आंखें बंद किए इसके दोनों हाथ मजबूती से थामे। न जाने क्या सिरे बड़बड़ा रही थी। यारम ने जरा गौर किया और उसके लबों के पास अपना कान रखा तो पता चला कि वो कुरानी आयत पढ़ रही है। उफ, डरपोक लड़की। यारम ने इसे डर पर जरा सा मुस्कुराया। इसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामकर इसे सीट बेल्ट पहनाने लगा और फिर जब फ्लाइट उड़ान भरने लगी तो वो चीख मार के इसके सीने में मुंह छुपा गई। शायद लोगों के लिए कोई नई बात न थी, इसलिए किसी ने मुड़कर भी ना देखा। और अगर कोई देखता भी तो कौन सा यारम को परवाह थी। वो तो इसे अपने सीने से लगाए बिल्कुल पुरसुकून था। रूह इसकी तरफ रूह इस तरफ देखो। यारम ने इसे खिड़की की तरफ मुतवज्जो किया, जहां से बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बिल्कुल इनके साथ साथ नजर आ रही थी। यारम, ये तो इस होटल से भी नजर आता है जहां हम खाना खाने जाते थे। रूह ने जरा इसके सीने से मुंह निकाल कर पूछा। हाँ रूह, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग है। देखो, ये ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम तो बेकार में ऊंचाई से डरती हो। लोग यहाँ पर आकर सेल्फी बनाते हैं। मुझे नहीं बनानी कोई सेल्फी। मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो मजीद इसके सीने में घुसते हुए बोली। यहाँ पर तो मैं भी जरूरत से ज्यादा ठीक हूँ। वह इसके गर्दन के गिर्द अपना घेरा मजबूत करते हुए बोला। यारम, ये हमारा बेडरूम नहीं है। अब मेरे ऊपर से हाथ हटाएं। वो मुंह बनाकर बोली। मगर सच तो ये था, वो ये सोचकर कि लोग इन्हें देख रहे हैं, इसे शर्मा रही थी। लेकिन वो अपने मासूम से डर का क्या करती। पाकिस्तान से दुबई आते वक्त इसके जहन में ये बात थी ही ना कि जाने यारम कैसा होगा। वो भी इन्हीं लोगों जैसा होगा जिनके साथ वो आज तक रहती आई है। अगर वो ऐसा होता तो शायद वो सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार लेती। लेकिन यारम तो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था और रूह की नजर में वो बिगड़ चुकी थी। यारम की मोहब्बतों ने इसे बिगाड़ दिया था। अब वो यारम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसे अब यारम की मोहब्बत ही चाहिए थी। यारम का इसकी परवाह करना, इसका ख्याल रखना, इसे मोहब्बत देना, कोई भी बात इसे प्यार से समझाना, अगर ये सब कुछ बदल जाए तो शायद रूह जिंदा भी ना रह पाए। तो ठीक है, तुम भी जरा अपने बल, मेरा मतलब है मेरे सीने से बाहर निकलो। आखिर ये हमारा बेडरूम थोड़ी है। इसने रूह के सर को जरा सा अपने आप से अलग किया, मगर रूह ने दोबारा इसके सीने में अपना सर रख दिया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। बस आप अपने आप को कंट्रोल करें। तो फिर मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ। जानब ने फिर से इसके के गिर्द अपने बाजू रखे। प्लीज नहीं ना। रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर इसकी तरफ देखा तो यार ने इसके गिर से हाथ हटा लिया तो और थोड़ा दूर हुई। बाद में गहरी नींद में सो गई। तो यारम ने अपने हाथ दोबारा से इसके गिर्द रख लिए ताकि इसकी नींद खराब ना हो। आंख खोली तो यारम अब भी इसके गिर्द अपने बाजू का घेरा बनाए हुए इसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से देख रहा था। यारम, हम अभी तक पहुंचे नहीं? रूह ने आंखें मलते हुए पूछा और वो गहरी नींद से जागी थी। नहीं मेरी जान, अभी तो मुश्किल से आधा सफर हुआ है। ये तो बहुत दूर है। रूह मासूमियत से कहती एक बार फिर इसके सीने से अपना सर रखकर सो गई। यारम, आइसलैंड क्या गोरों का मुल्क है? नींद तो वो पूरी कर चुकी थी तो इसका सवालनामा एक बार फिर से शुरू हो गया था। हाँ, ये अंग्रेजों का मुल्क है। यारम, रूह से पहले कभी किसी से इतनी बात नहीं करता था। वो ये सोचता था कि वो इतने सवाल कहाँ से लाती है और वो बिना इब्तदा इसके हर सवाल का जवाब मोहब्बत से देता है। मैंने तो खबरों में कभी इस मुल्क के बारे में कुछ खास नहीं सुना। हाँ, क्योंकि इस मुल्क में कुछ खास होता ही नहीं। हर मुल्क अपनी लड़ाइयों और फौजों की वजह से मशहूर होता है, जबकि आइसलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता। आइसलैंड के चारों तरफ समंदर है। तुम्हें पता है रू, आइसलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें कोई फौज सिरे से है ही नहीं। यार ने इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया। क्या मतलब? फौज के बगैर मुल्क कैसे चलता है? क्या इन पर हमले नहीं होते? रू ने हैरान और परेशान होते हुए पूछा। नहीं रू, इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर कोई फौज नहीं, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी अपने पास पिस्तौल बंदूकियां इसकी तरह की कोई चीज नहीं रखती। यहाँ की पुलिस में सिर्फ नाम की पुलिस है। इस मुल्क को पुलिस की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग एक दूसरे से बेवजह नहीं लड़ते। यहाँ की औरतें अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं करती। यहाँ के मर्द एक ही शादी करते हैं। शादी से पहले किसी के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते। और सबसे खास बात, इस मुल्क में जानवर नहीं है, और जो है वो नजर नहीं आते। मेरा मतलब है इस मुल्क में जानवरों की तादाद सिर्फ 1500 है और इंसानों की तादाद 3.5 लाख से ज्यादा।
अब 3 लाख लोगों में सिर्फ 1,500 जानवरों को ढूंढना तो नामुमकिन है ना। यहाँ के लोग जानवर नहीं पालते। इस मुल्क में करेंसी की कीमत बहुत कम है। लेकिन सबसे अहम बात ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्कों में 9वें नंबर पर है। और कोई सवाल? यार उनके सर में जो सारे सवाल आ रहे थे वो इन सब के जवाब दे चुका था, लेकिन फिर भी शरारत से इसने पूछने लगा तो वो नफी में सर हिलाकर बैठ गई। एक सवाल और। फिर अचानक से उठकर बोली, इसे आइसलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सरतरीन इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है। यारम ठहर ठहर कर जवाब दिया। यारम ये खूबसूरत तो है ना, मेरा तो मतलब है जो कुछ आप बता रहे हैं इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये जगह कुछ खास खूबसूरत होगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो यार मुस्कुराया। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। आपको तो इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ पता है। आप यहाँ पहले भी आए हैं? हाँ, मैं जब भी सुकून चाहता हूँ तो यहाँ आता हूँ। अभी तो तुम्हें ठीक से कुछ बताया ही नहीं है। तुम्हें पता है इस मुल्क में इतनी सर्दी होने के बावजूद भी लोग ज्यादा कपड़े नहीं पहनते। यार ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मतलब यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते? लोग क्या कहते हुए गाल सुर्ख हो रहे थे। पहनते हैं मेरी जान, लेकिन ज्यादा नहीं। पहनते कम 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 पहनते हैं। यार हम के डिम्पल गहरे हुए। इसके अलावा एक अहम मालूमात जो मैं वहां पहुंचकर बताऊंगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। यारम ने मुस्कुराकर बताया। यारम ने इससे और भी बहुत कुछ बताना चाहा, लेकिन रूह तो अभी तक कपड़ों वाली बात पर ही अटकी हुई थी। आइसलैंड अंधेरे में डूबा हुआ था। यारम हम पहुंचे हुए तो रात हो गई है, रूह ने इसका हाथ थामे हुए कहा। तो यारम जरा सा मुस्कुरा दिया। नहीं बेबी, यहाँ रात नहीं हुई, यहाँ दोपहर का 1:30 बज रहा है। यारम ने बताया तो वह हैरान हो रहा परेशान होकर इसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका? अगर यहाँ दोपहर है तो इतना अंधेरा क्यों हो रहा है जैसे शाम हो? रूह ने देखते हुए पूछा। यही तो वो मालूमात है जो तुम्हें मैं देना चाहता था। आइसलैंड में सर्दियों में सूरज तलु नहीं होता, और अगर हफ्ता 15 दिनों के बाद एक बार हो भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 घंटों के लिए ही, वरना यहाँ पर ऐसे ही शाम का मंजर छाया रहता है। वो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ लगाए आगे ले जा रहा था, लेकिन इसे बहुत सर्दी लग रही थी। वो तो ठंड से कांप रही थी। यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यहाँ पर इतनी सर्दी होगी? वो अपने आप को शॉल से कवर करने की कोशिश करती थी, लेकिन नाकाम। सर्दी से बचना इतना आसान न था। मैंने बताया था बेबी, लेकिन तुमने कहा वहां पर भी ऐसी सर्दी होगी जैसे दुबई में होती है। यार हम शरारत से बोला तो रूह इसे घूर कर आ गई। अब इस बेचारी को क्या पता था कि वह इसे ऐसे मुल्क में लेकर जाने वाला है जहाँ सूरज तलु ही नहीं होता। यार हम यहाँ मेरी कुल्फी जम जाएगी, प्लीज जल्दी चलें। एयरपोर्ट से इन्हें इस होटल की गाड़ी लेने आई थी जहाँ उन्होंने हनीमून स्वीट बुक करवाया था। अब सिर्फ पार्किंग से वो होटल के अंदर जा रहे थे, जिस पर वो सर्दी से काम काम कर बेहाल हो रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि दुबई में सर्दी होना और बाकी मुल्कों में है। अब तुम्हें अक्टूबर में भी सर्दी नहीं लग रही तो मुझे कुछ तो करना ही था ना। वो अब भी शरारत अंदाज अपनाए हुए था, जबकि साथ साथ रूह को अपने साथ लगाए इसके बाजू से हिला रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, यारम वो मुंह बनाकर बोली, जबकि बोलते हुए दांत भी बज रहे थे। यारम हमारे कमरे में खिड़की तो होगी ना? अब तुम्हें खिड़की क्यों चाहिए? देखो ना यारम, ये होटल कितना खूबसूरत है। मैं खिड़की से देखूंगी क्योंकि बाहर आने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इतनी सर्दियां यहाँ पर। वो अब भी कांप रही थी। क्या मतलब है नहीं निकलोगी? तुम तो मुझे धमकियां दे रही थी, मुझे बिस्तर में नहीं घुसने दोगी। अब अपने ही इरादे बदल लिए मोहतरमा ने। हाँ तो आपने मुझे धोखे में रखा। आपने मुझे बताया ही नहीं कि इतनी सर्दी होगी। अगर मुझे पहले बता देते तो मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहती ना। वो मुंह बनाकर सारा इल्जाम ही से देने लगी, जिसे यारम ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। बताए ना कमरे में खिड़की है। ऐसे ही डिम्पल दिखाते रहेंगे। उसके डिम्पल को देखते हुए बोली। अरे नहीं हुई। तो यारम कुछ सोचते हुए बोला। तो मैं आपके डिम्पल्स खा जाऊंगी। वो थोड़ी बार हाथ रखते हुए सोचकर बोली। फूकी कहीं की। यारम इसके घाल पर चुटकी काटते हुए मैनेजर से अपने रूम की चाबी लेने लगा। यारम ये कितना प्यारा कमरा है। इसे कमरे में आते ही कमरे को मुकम्मल फूलों से सजाया गया था। हर जगह लाल फूलों की पत्तियां ही पत्तियां थी। यहाँ तक कि टेबल और बेड के साइड टेबल्स पर फूलों के बड़े बड़े बुके थे। वो एक एक फूल को छूती असली होने का अंदाजा लगा रही थी। यारम मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम यहाँ इस कमरे में रहेंगे। कितने प्यारे फूल हैं। आप वहां आराम क्यों बैठे हैं? देखे तो सही। वो एक पल के लिए सारी सर्दी भूल चुकी थी। फिर फूलों के बुके के करीब जाकर इसके फूलों को अपनी उंगलियों से छूने लगी। वो इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था, इसे अपनी नजरों के सार में लिए मोहब्बत से देख रहा था। फिर और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसका करीब आकर खड़ा हुआ। देखिए कितना प्यारा है। वो इसे फूल दिखाते हुए बोली। गुलाब की एक नन्ही सी कली जो अभी ही खिली थी। यारम मैंने कभी इतने फूल एक साथ नहीं देखे। हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं है कि हम फूल वगैरह लगाएं। ये कितने प्यारे लगते हैं ना एक साथ। ये वाला देखिए कितना प्यारा है। वो अभी भी इस फूल को छू रही थी। हाँ प्यारा है, लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं। वो इसके गालों को चूमते हुए बोला और अगले ही लम्हे से खींचकर अपने करीब कर लिया। वो
मैं ये बता रहा था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। यारम ने अपना गाल इसके होठों के करीब करते हुए कहा। वो ना समझी और मैं और इसके इंच भर के फांसे पर खड़ी इसे देखने लगी। खिड़की ना होने की सूरत में तुमने मेरा डिंपल खाना था ना? वो इसके लब्बों को अपने गूठे से सहलाते हुए बोला। यार मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत सर्दी भी लग रही है। इसके इरादे जानकर वो फौरन से बोली। हाँ लेकिन मेरी थकन उतारे बगैर तुम सो नहीं सकती। अगले ही लम्हे इससे बात करने का मौका दिए बगैर ही वो अपने होठ इसके लबों पर रख चुका था। उठ जाओ रू, यार कितना सोना है। फ्लाइट में भी बस सोती रही हो और अब भी सोए जा रही हो। तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी हुई। मुझे तो लगता है कि हनीमून टूर सारा ही तुम्हारी नींद की पूरी करने में गुजर जाएगा। उठ जाओ यार। वो मोहब्बत से इसके बाल चेहरे से हटाते हुए बोला, जबकि वो एक नजर इसे देखकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। शारम तुम्हारा होटल का विजिट कर चुका था। वो 2 बार सारे होटल्स का राउंड भी लगा चुका था और एक रूह थी जिसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कल जब वो लोग यहाँ पहुंचे थे तब यहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी। हाँ लेकिन सारा रोड बर्फ से भरी हुई थी। रूह ने कहा कि इसे रूही जैसी बर्फ खुद पर गिरते देखने का शौक था और सुबह से ही यहाँ पर बर्फबारी हो रही थी और वो अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। झारम अपना फोन तक वहीं छोड़ आया था। इसे कहा था इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ लेकिन इसे इस वक्त यह अंदाजा नहीं था कि रूह ने यहाँ आकर अपनी नींद ही पूरी करनी है। अगर तुमने 1 मिनट भी ना उठे ना तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसकी धमकी पर भी वो टस से मस ना हुई। यारम उठकर खिड़की के पास है जो कि कल फूलों से ढकी होने की वजह से रूह को नजर न आई थी और इसी का फायदा उठाकर यारम ने कहा था कि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, जबकि होटल का यह कमरा ऑलरेडी यारम के नाम पर बुक था। यारम जब भी यहाँ आता तब इसी कमरे में रहता। वो इस कमरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। यह कमरा इसकी अपनी मलकियत था जो इसने खरीदा नहीं था बल्कि हटाया था। होटल का मालिक एक बार दुबई आया था अपना कोई काम करवाने, जिसके बदले में यारम ने इससे इसके होटल का सबसे पुरसुकून और खूबसूरत कमरा अपने नाम लिखवाया लिया था। यारम ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और अगले ही लम्हे इसका हाथ तेज बर्फबारी की वजह से बर्फ में ढकने लगा। बर्फ के नीचे हाथ यह ठंडा हो रहा था। इसने मुड़कर बेड की तरफ देखा, जरा सा डिंपल माया हुआ फिर मासूम बच्चा। पर इसका रिएक्शन सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा और बर्फ से भरा हाथ इसके चेहरे पर उंडेलने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे इसे तरस आने लगा। वो अपनी बेबी गर्ल के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता था। इसने अपने दूसरे हाथ की छोटी उंगली से जरा सी बर्फ उठाई और आहिस्ते से रूह की छोटी सी नाक पर रखी। वो बिलबिलाकर उठकर बैठ गई। वो इसके हाथ में बर्फ देखकर इसे घूरने लगी। यारम ये आप क्या करने वाले थे मेरे साथ? इसे बर्फ से भरे हुए हाथ की तरफ इशारा किया और वह सदमे से इसे देख रही थी। मैं भी सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाया। तुम्हारे मासूम चेहरे के आगे हमेशा बेबस हो जाता हूँ। तुम्हारे मामले में ये दिल बहुत ढीठ हो जाता है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। वो हाथ में बर्फ डस्टबिन में फेंकता हुआ बोला। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है यार। वो सदमे से बोली हुई एक बार फिर से बिस्तर में घुस गई। ये क्या हरकत है रू, तुम एक बार फिर से सोने लगी हो? इसने रू के चेहरे से एक कंबल हटाया। लेकिन अफसोस रू सोने नहीं लगी थी बल्कि वो सो चुकी थी। या अल्लाह कौन सी नींद है इसकी जो पूरी नहीं हो रही। यार हम सोचता हुआ जैकेट और शूज उतार के इसके किसी तकिए की तरह अपने बाहों में भरकर इसके साथ ही लेट गया। नींद तो वो वैसे भी पूरी कर चुका था लेकिन फिर भी यहाँ रूह के करीब इसका सुकून था। आखिरकार अपनी नींद पूरी करके इन्हें तो इसे भूख सताने लगी, जबकि यारम इसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। यारम आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? तो मासूमियत से इसके चेहरे पर हाथ फेरती पूछने लगी, जबकि नींद में होने की वजह से 3 घंटे पहले यारम ने जो जुल्म इस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी। वो इसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करे, मेरे पेट में चूहे खुदकुशी करके हराम मौत मरे। इन्हें कुछ खिलाकर इनकी जान बचा ले। तो मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जब फ्रेश होकर आओ मैं ऑर्डर करता हूँ। वो जोर से इसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। वो मुस्कुराकर इसे बताता हुआ लैंडलाइन पर फोन उठाने लगा। यार हम बाहर तो बहुत सर्दी हो गई है ना? वो इसे देखकर पूछने लगी। बेबी सर्दी जितनी महसूस करोगी इतनी ही लगेगी। तुम इसे महसूस ही मत करो। बस तुम आज रात के सरप्राइज के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून तुम्हारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ। इसका एक एक पल हम सारी जिंदगी याद करेंगे। मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसे स्पेशल बनाने में तो मेरी मदद जरूर करोगी, है ना? वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए पूछने लगा तो रूह जोश में जोरों शोरों से गर्दन हाँ में हिलाने लगी। ये बात अलग थी कि अगर इसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो वह यहाँ कभी भी ना आती। यारम ये देखें क्या हो गया है। वो भी अपने कपड़े निकाल ही रही थी जब इसके बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हो गया? यारम भी परेशानी से इसे देखने लगा। यारम ये सब मेरे कपड़े तो नहीं है। देखें ये पता नहीं किसके कपड़े हैं।
ये जीन्स, ये छोटी सी शर्ट्स, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं हैं, ये मेरे नहीं हैं। वो हैरान और परेशान एक एक कपड़ा उठाकर इसे दिखा रही थी जो वाकई इसके नहीं थे। यार भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ एक्सचेंज हो गया है। रुको मैं मैनेजर से पूछ कर आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग्स में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग एक्सचेंज हो गया? जी मैनेजर देख नहीं सकता था। रू मुंह बनाकर बोली। रू मुंह बनाए इतनी क्यूट लग रही थी कि यार मुस्कुराए बिना ना रह सका। फिर भी गुस्सा मत करो, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस पैक करो, जिसके हैं इसे वापस देने पड़ेंगे। वो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल आया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें फीडबैक